प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भविष्य में किसी तरीके का संसदीय प्रणाली के इतिहास में एम्बैरेसमेंट ना हो, इसलिए इस कहानी को गढ़ा गया है। तो फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर और प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले पूरे अमले पर, पूरे तंत्र पर बहुत ही गहरे सवाल खड़े हो जाते हैं। वो तथ्य दरअसल स्पीकर महोदय के इस कथन को सपोर्ट नहीं करते हैं और उसको किसी तरीके से कहीं से भी आप साबित नहीं कर सकते हैं। क्या इस बात को देश के साथ साझा करेंगे कि वो षड्यंत्र करने वाले लोग कौन थे? तो फिर इसकी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री को लेनी चाहिए या फिर स्पीकर महोदय को लेनी चाहिए? तो ये भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। क्या उस पूरे मामले की जांच पड़ताल हुई? क्या किसी षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ? तब भी कोई जांच पड़ताल में कोई बात सामने नहीं आई, कोई चेहरा बेनकाब नहीं हुआ और इस बार भी अभी तक जांच नहीं की गई है। उससे एक बात स्पष्ट हो गई, जो लोग ये कह रहे थे ये किताब जो है वो पब्लिश नहीं हुई है, वो बात सच नहीं थी। क्या प्रधानमंत्री उस एम्बैरेसमेंट से अपने आप को बचा रहे थे जहां राहुल गांधी वो किताब लेके प्रधानमंत्री जी के पास जाते और उनको किताब भेंट करते? वो इस सेशन की सबसे जबरदस्त तस्वीर होती। पहली बड़ी गलती की जब उन्होंने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया और बीजेपी ने उसकी काट के लिए अपने एक सांसद को उतार दिया जो सिर्फ नेहरू गांधी और सोनिया गांधी की चरित्र का हनन करने के लिए वहां मौजूद थे। संसद के अंदर लोकसभा में ना आके प्रधानमंत्री और बीजेपी ने दूसरी बड़ी गलती की है। इससे राजनीतिक तौर पर कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान। दुनिया भर में युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री क्या संसद के भीतर 3 महिला सांसदों से असुरक्षित हो गए, या फिर लोकसभा स्पीकर बिरला ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए हमले की एक ऐसी कहानी गढ़ी जिस पर खुद बीजेपी के समर्थक भी यकीन नहीं कर पा रहे? और क्या ये कहानी राहुल गांधी के कारण गढ़ी गई? दरअसल स्पीकर बिरला ने एक सनसनीखेज दावा किया कि उन्होंने खुद पीएम मोदी को लोकसभा आने से रोका क्योंकि विपक्षी महिला सांसद उन पर हमला कर सकती थी, कुछ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। विपक्ष अब इसे डर बता रहा है और पूछ रहा है कि अगर संसद के भीतर पीएम सुरक्षित नहीं है तो गृह मंत्री और एनएसए अब तक अपने पद पर क्यों हैं? सवाल यह भी है कि अगर संसद में महिला सांसदों से प्रधानमंत्री को खतरा है तो फिर देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा किस बात का? और अगर खतरा इतना गंभीर था तो फिर जांच कहां है, कार्रवाई कहां है, सजा कहां है? आज सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा का नहीं बल्कि स्पीकर की कुर्सी की निष्पक्षता का भी है। क्या ओम बिरला अब सिर्फ एक पक्ष के रक्षक बनकर रह गए हैं? और क्या राहुल गांधी से डील करने के लिए एक कहानी या ये वाली कहानी कुछ नहीं थी, कुछ और चाहिए था? आज इन्हीं सवालों को खंगालेंगे जवाब। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, पीएम मोदी सबसे सुरक्षित जगह पे असुरक्षित हो गए महिला सांसदों के कारण, और स्पीकर बिरला का बयान, उन्होंने खुद कहा कि कुछ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। इस कार्रवाई पे, इस घटनाक्रम पर क्या कहेंगे? देखिए अंकुर, हम सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत की जो संसदीय परंपरा है, भारत की संसदीय परंपरा में स्पीकर की क्या भूमिका है। और स्पीकर संसद के अंदर वो सर्वमान्य होते हैं और उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता है। उनकी बात पत्थर की लकीर होती है और वो फाइनल और एब्सोल्यूट होती है। लेकिन स्पीकर की कुर्सी के प्रति पूरी तरीके से सम्मान जताते हुए, भारत की संसदीय परंपरा के प्रति पूरी तरीके से सम्मान जताते हुए, भारत की संसद के प्रति पूरी तरीके से सम्मान जताते हुए मुझे ये कहना पड़ रहा है और मुझे ये कहने का अधिकार भारत का संविधान कह रहा है कि दरअसल ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भविष्य में किसी तरीके का संसदीय प्रणाली के इतिहास में एम्बैरेसमेंट ना हो, इसलिए इस कहानी को गढ़ा गया है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कहानी को गढ़ा गया है क्योंकि जो तथ्य हमारे सामने है वो तथ्य दरअसल स्पीकर महोदय के इस कथन को सपोर्ट नहीं करते हैं और उसको किसी तरीके से कहीं से भी आप साबित नहीं कर सकते हैं। स्पीकर महोदय ने क्या कहा? स्पीकर महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के अंदर यानी लोकसभा के अंदर उनके साथ कुछ अप्रत्याशित हो सकता था, इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया कि आप वहां ना जाएं। और अगर आप इसको ये जोड़ें कि देश के कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह ये कह रहे प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, तो अगर प्रधानमंत्री की जान को खतरा लोकसभा के अंदर है, संसद के अंदर है, तो फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर और प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले पूरे अमले पर, पूरे तंत्र पर बहुत ही गहरे सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल नंबर 1, क्या और कैसे स्पीकर महोदय के पास ये जानकारी आई कि दरअसल प्रधानमंत्री के साथ अप्रत्याशित हो सकता है?
क्या उनको इंटेलिजेंस की कोई जानकारी थी? क्या उनको गृह मंत्रालय ने किसी तरीके की कोई जानकारी दी थी? क्या किसी दूसरे गैर सरकारी स्रोत ने उनको ये जानकारी दी थी? और अगर उनको ये जानकारी थी, तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी है, क्या इस बात को देश के साथ साझा करेंगे कि वो षड्यंत्र करने वाले लोग कौन थे? प्रधानमंत्री की के साथ अप्रत्याशित घटना करने वाले लोगों के नाम उनके साथ स्पष्ट तौर पर होने चाहिए। और अगर नाम नहीं है, सिर्फ इतनी सी जानकारी मिली प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, जैसा कभी कभी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में होता है, तो क्या उन्होंने उसके बाद पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की? क्या सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क करने की कोशिश की? क्या किसी तरीके का एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की? क्या पुलिस से संपर्क करके इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की? क्या उन्होंने कोई अर्जेंट मीटिंग देश के गृह मंत्री के साथ की? क्या उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ कोई मीटिंग की? और क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है तो क्या एसपीजी से बात करने की कोशिश की? ये गहरे सवाल है। अभी तक 48 घंटे का वक्त हो गया, कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के संदर्भ में जो बात स्पीकर महोदय ने कही है उसके बाद फॉलोअप एक्शन के तौर पर किसी तरीके के जांच के आदेश दिए हैं। ये सवाल सिर्फ एक आम आदमी की सुरक्षा का नहीं है, ये सवाल संसद के अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लिहाजा इस पे सारे कामकाज को छोड़कर इस पे जांच की बात होनी चाहिए। जांच के आदेश दिए जाने चाहिए, तो एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए, एक इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को रिव्यू किया जाना चाहिए था। संसद के पूरे सुरक्षा तंत्र को लेकर उसको पूरी तरीके से आपाद मस्तक यानी सिर से पैर तक उसको रिव्यू करने की जरूरत है। और अगर हालत इतने बिगड़ गए हैं कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा संसद के अंदर है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री को लेनी चाहिए या फिर स्पीकर महोदय को लेनी चाहिए। देश के गृह मंत्री को इसलिए क्योंकि देश के गृह मंत्री अंततः प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए अंतिम तौर पर जिम्मेदार हैं। और स्पीकर महोदय को जिम्मेदारी इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि संसद के अंदर, संसद परिसर में सारा सुरक्षा तंत्र उनके कहने पर या उनके इशारे पर चलता, वो अंतिम लकीर है इस पे। तो अगर इसका मतलब कहीं कोई बड़ी चूक हो रही थी, तो क्या इस पूरे राज का पर्दाफाश होगा? क्या किसी षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा? क्या वो लोग जो षड्यंत्र के पीछे थे, क्या वो चेहरे बेनकाब होंगे? क्या वो जो लोग हमले करने वाले थे, क्या उनसे किसी तरीके की पूछताछ की जाएगी? क्योंकि जो जानकारी है उसके हिसाब से जो प्रधानमंत्री जहां पर बैठते हैं वहां कांग्रेस पार्टी के 3 महिला सांसद, जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है, 3 महिला सांसद उस कुर्सी को घेरे हुए खड़ी थी। वो प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहती थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम उन 3 महिला सांसदों से तो पूछताछ होनी चाहिए, या तो उनको कस्टडी में लिया जाना चाहिए। क्या 48 घंटे के अंदर क्या इस तरीके की कोई कार्रवाई हुई? अगर नहीं हुई है, क्योंकि ऐसी कोई कार्रवाई होते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है, इसलिए क्यों ना यह कहा जाए कि दरअसल ये एक कहानी गढ़ी गई प्रधानमंत्री को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए। क्योंकि भारत के इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा वाकया हुआ जब राष्ट्रपति के भाषण पर वोट ऑफ थैंक्स देश के प्रधानमंत्री ने संसद में नहीं दिया। लोग कह सकते हैं कि 2004 में भी यही हुआ था, लेकिन जब 2004 में था उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संसद में कुर्सी पर बैठे हुए थे। विपक्ष के नेता, जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और दूसरे विपक्ष के नेता वो लगातार संसद को डिसरप्ट कर रहे थे, प्रधानमंत्री के लिए भाषण देना संभव नहीं था। प्रधानमंत्री भाषण देना चाहते थे। यहां तो स्थिति यह थी कि प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर ही नहीं आए और यह कह दिया गया कि दरअसल उनको खतरा था। तो ये भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। जाहिर सी बात है इतिहास में इसका जिक्र होगा, और जब इतिहास में इसका जिक्र होगा तो इतिहास के पन्नों पर प्रधानमंत्री और संसदीय इतिहास को लेकर कोई भूरी भूरी प्रशंसा नहीं होगी, स्वर्णाक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। जो कुछ होगा वो बहुत तल्ख भाषा में, तल्ख लैंग्वेज में लिखा जाएगा। मुझे लगता है कि उस एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए ये पूरी की पूरी कहानी गढ़ी गई। उस एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए कहानी गढ़ी गई, फिर जब याद किया जाएगा तब भी फिर ये घटना पूरी याद करी जाएगी कैसे बच के निकले। आशुतोष सर, आपको नहीं लगता कि पीएम मोदी बिरला ने जो अभी किया, इससे पहले पंजाब गए थे, वहां पर भी बोल के आया कि अपने सीएम को बोल देना कि जान बचा के मैं आ गया, मेरी जान बच गई। यहाँ पर भी लोग तंज कस रहे हैं। आपको लगता है कि उनकी जो छवि मजबूत लीडर की बनी थी, विदेश नीति से तो खराब हो ही रही है, खुद के स्पीकर ने भी और खराब कर दी कि संसद में भी असुरक्षित थे, डर के भाग गए, मजबूत नेता की छवि जो बनाई थी। देखिए, स्पीकर पे तो कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा,
लेकिन पंजाब का हवाला बार बार दिया जा रहा है। हाँ। तो पंजाब का जो हवाला दिया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री का जो कैवलकेड था वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था, और उस वक्त भी कहा गया कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था और कोई बड़ा षड्यंत्र उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने वहां पे किया था। इतना वक्त हो गया है, क्या उस पूरे मामले की जांच पड़ताल हुई? क्या किसी षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ? क्या षड्यंत्रकारी करने वाले लोगों के चेहरे बेनकाब हुए? कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि कहा गया कि सुरक्षा में किसी तरीके की अनियमितता बरती गई या अनियमितता सामने आई है, इसलिए एक दो अधिकारियों के खिलाफ उनका ट्रांसफर कर दिया गया या उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर उसका 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 वर्णन किया गया, जिस बड़े पैमाने पर इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम राजनीतिक विश्लेषक इसका जिक्र कर रहे हैं, उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। तब भी कोई जांच पड़ताल में कोई बात सामने नहीं आई, कोई चेहरा बेनकाब नहीं हुआ, और इस बार भी अभी तक जांच नहीं की गई है। तो ये सब कुछ मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की छवि को बचाने की एक बहुत ही अजीबोगरीब कोशिश है। सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है वो बहुत ही गंभीर मसला है, इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर इतनी अगंभीर बात नहीं की जानी चाहिए, ना तो सत्ता पक्ष की तरफ से और ना ही विपक्ष की तरफ से। बात बिल्कुल स्पष्ट है। बात इतनी सी है कि राहुल गांधी ने सुबह सुबह वो किताब लेकर संसद के अंदर हाजिर हो गए थे, उन्होंने वो किताब दिखाई, वो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, उससे एक बात स्पष्ट हो गई, जो लोग ये कह रहे थे ये किताब जो है वो पब्लिश नहीं हुई है, वो बात सच नहीं थी, वो झूठ की नींव पर खड़ी हुई थी। किताब पब्लिश हुई थी, किताब को मार्केट से विड्रॉ किया गया था, और उसी वक्त राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कि प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं है कि वो संसद में आकर मेरा सामना करें, वो नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो मैं किताब उनको सहर्ष भेंट करूंगा, हाथ में दे दूंगा। अब तो घटनाओं को क्या जोड़कर देखें, क्या प्रधानमंत्री उस एम्बैरेसमेंट से अपने आप को बचा रहे थे जहां राहुल गांधी वो किताब लेके प्रधानमंत्री जी के पास जाते और उनको किताब भेंट करते? वो तस्वीर आप सोचिए, सिर्फ उसको सोचिए कि राहुल गांधी वो किताब लिए हुए प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं और उनको किताब भेंट कर रहे हैं। वो इस सेशन की सबसे जबरदस्त तस्वीर होती, और तब प्रधानमंत्री कैसे रिस्पॉन्ड करते? यानी जिस किताब के बारे में ये कहा जा रहा है वो किताब नॉन एग्जिस्टेंट है, वो किताब उपलब्ध थी। तो राहुल गांधी से बचने का यही तरीका था, केवल ना आना? अब ये उन लोगों ने सोचा, मुझे लगता है कि कांग्रेस बीजेपी सरकार लगातार एक के बाद एक बड़ी गलतियां करती जा रही है। पहली बड़ी गलती की जब उन्होंने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, पहली बड़ी गलती थी। वो एक कितना छोटा सा वाकया होके निकल जाता, उसकी कोई तवज्जो नहीं लेता, अखबार के किसी सुर्खियों पर उसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन इस घटना ने उस खबर को बहुत बड़ा बना दिया। 3-4 दिनों तक लगातार कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा हुआ, अखबारों में सुर्खियों में बने रहे। बीजेपी को सिर्फ एम्बैरेसमेंट हुआ, और बीजेपी ने उसकी काट के लिए अपने एक सांसद को उतार दिया जो सिर्फ नेहरू गांधी और सोनिया गांधी की चरित्र का हनन करने के लिए वहां मौजूद थे। उन्होंने ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल दिया कि आज की तारीख में अगर आप सोशल मीडिया पे देखिए तो बीजेपी के कुछ नेताओं के बारे में उसी तरीके की भद्दी टिप्पणियां की जा रही है जैसे कि संसद के पटल पर उस सांसद ने किया। ऐसी क्या करने की जरूरत है? न मैं सांसद के द्वारा इस तरीके की का विवरण को मैं उचित मानता हूं, ना ही बीजेपी से जुड़े हुए किसी नेता के चरित्र हनन को मैं सोशल मीडिया पे जो कर रहे हैं उसको मैं उचित मानता। दोनों ही गलत है। लेकिन शुरुआत आपने की, आप अगर किताब दिखाएंगे तो दूसरा आदमी भी किताब दिखाकर उसी तरीके से बात कर सकता है। तो ये पहली बड़ी गलती थी। दूसरी गलती, संसद के अंदर लोकसभा में ना आके प्रधानमंत्री और बीजेपी ने दूसरी बड़ी गलती की है, और ये दोनों ही घटनाएं बीजेपी और सरकार को कमजोर दिखाती हैं, बहुत ही कहते हैं कि असुरक्षा भाव से ग्रसित दिखाती हैं। इससे राजनीतिक तौर पर कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। बिल्कुल, तो आशुतोष जी के अभी विश्लेषण के अनुसार तो केवल यही बात है कि पीएम मोदी ना आके एक ही गलती करी, राहुल गांधी से डील करने का तरीका, कि और असुरक्षित दिखने लगे और डरे हुए महसूस होने लगे, सरकार कमजोर दिखने लगी। कुल मिलाकर ये दांव उनका पैंतरा था। अब देखते हैं इसका कुछ नतीजा कुछ फ्यूचर में निकलता है, या पीएम मोदी ने सही अपना कदम उठाया, विश्लेषक गलत
विश्लेषण कर रहे हैं। जो भी इस मामले में होगा, राहुल गांधी की एक्टिविटी, नरवणे की किताब को लेकर, ट्रेड डील को लेकर, जो भी होगा हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक लिए नमस्कार। लेकिन हाँ, एक खबर और ये है कि अगर सत्य हिंदी का ऐप आपने अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, कई बार बोलने के बावजूद भी, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। सब्सक्राइब अगर आपने कर रखा तो उसके बाद ऐप है जहां पर आप वीडियो देखेंगे, खबरें देखेंगे, एक ही जगह पे जाइए, सटीक खबरें, सच्ची खबरें पाइए। इधर उधर की नोटिफिकेशन मत पाइए, क्योंकि उधर से आपको कभी कभी फेक न्यूज भी आती है, नैरेटिव बनाने वाली भी आती है। और अगर आप चाहते हैं कि सत्य हिंदी अच्छा काम कर रहा है, और तो आप सत्य हिंदी के मेंबर भी बन सकते हैं। नीचे बटन है, ज्वाइन लिखा होगा, नीला नीला दिख रहा होगा, उसको दबाइए। सीधे 2-3 चिप्स और आप पैसे देने हैं वो दे दीजिए। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.